मैं आपसे पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया चाहिए? आरपीएम को हम ऐसे कह सकते हैं रुपीज पर मंथ। रुपीज पर मंथ कितना चाहिए? बिल्कुल, इसको नया डेफिनेशन। वो गाड़ी का था, हाँ। लेकिन यहाँ पे रुपये के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय मानसिकता है वो बड़ी मैं कहूंगा कि विचित्र है। हमने इतनी गरीबियत देखी है हिस्ट्री में अपने इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर सोशलिस्ट रहे, और 1990 के दशक में आते आते थोड़ा सा जो है ओपन हुई इकोनॉमी, फिर लोगों ने पैसा कमाना चालू किया। तो लोगों का ना पैसे के साथ एक रिश्ता नहीं बना है, बुनियादी रिश्ता नहीं बना है। ठीक। पैसे को या तो एक्सट्रीम डर की नजर से देखा जाता था, या ये देखा जाता था कि पैसे कमाने वाले लोग खराब होते हैं। कहीं ना कहीं करप्शन। हाँ, पिक्चर में भी यही दिखाते थे कि जिसके पास सूट वूट है वो सिगार फूक रहा है, और उसका कुछ या तो बेटिंग का काम है, या स्मगलिंग का काम है, या ऐसे कोई है, या फिर कोई इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं था पर उसको मिल गया। तो हमेशा इवन बॉलीवुड हैज पोर्ट्रेड रिच पीपल नॉट इन द बेस्ट वे इन दोस टाइम्स, पर वही कंटेंट चलता था बिकॉज गरीब आदमी के साथ रेजोनेट होता था कि देखो अमीर तो साले चोरी होते हैं। और यही आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका में अमीरों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट थी, उनके वहाँ इनोवेशन का कल्चर था, कैपिटलिज्म का कल्चर था, तो उसके करके वहाँ का रिलेशनशिप विद मनी अलग डेवलप हुआ। देखिए, आपका पूरा अगर आप जिंदगी देखेंगे तो आपका सबसे लंबा रिश्ता ना आपके माँ बाप के साथ है, ना आपकी बीवी बच्चों के साथ है, आपका सबसे लंबा रिश्ता पैसे के साथ है। आप मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए कुछ सालों तक तो चलो आप निर्भर हैं पेरेंट्स पे, उसके बाद आप अपनी खुद की रोजी रोटी कमाना चालू करेंगे। उस टाइम पे भी जब आप पेरेंट्स पे भी निर्भर है, उन पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है पैसे के साथ, उससे आपका रिश्ता अलग बनता है। या तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हो, आपका माइंडसेट उससे डेवलप होता है, बहुत खर्चे रोक लेते हो या सुपर खर्चीले हो जाते हो। तो ये पैसा ऐसा रिश्ता है जो आपको एंड टू एंड, डे जीरो टू डे लास्ट आपके साथ रहेगा, बाकी कोई भी इतने लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाला। तो वो मैं कह रहा था कि गाड़ी पे लिखा हुआ था कि 6000 आरपीएम पे लाइफ शुरू होती है। यहाँ पे रुपया पर मंथ अगर बात करें तो कितने पैसे से शुरू कर लेंगे? मैं तो कहूंगा 10 रुपए से भी हो सकती है। 10 रुपए। आप आज अगर कोई ईटीएफ लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जी, अगर आप भारत की टॉप क्या कहते हैं 150 मिड कैप कंपनीज में पैसा डालना चाहते हैं, ऐसे कई ईटीएफ है जो 10 उसमें इस तरह का कोई 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए का कोई ये नहीं है, मिनिमम नहीं है। नहीं, एक यूनिट भी काफी, और एक यूनिट आज 10 रुपए का है। अच्छा, तो आप एक यूनिट भी ले सकते हैं शेयर की तरह। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में भी मिनिमम जो है एसआईपी 100 रुपए से चालू होती है। तो आप 10 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से भारत की टॉप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाए 1200 रुपए का शेयर है, यानी आपको 1200 रुपए चाहिए एक शेयर लेने के। बिल्कुल। यहाँ वो 10 रुपए में भारत की 100 कंपनियों के शेयर दे देंगे आपको। हाँ, ऑब्वियसली सबका एक एक शेयर आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके हिसाब हिस्सेदारी होगी, पर आप पार्टिसिपेट करवाओगे ग्रुप। देखिए, अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो आप अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के अमीर बन सकते हैं। अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के। अर्नर का मतलब होता है जो नौकरी में होता है। ठीक है। तो नौकरी में तनख्वाह कितनी भी हो जाए, हमेशा पैसे कम पड़ते हैं। यानी अपना काम करो, या तो अपना काम कर लो, ठीक है, या अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स खरीद लो। अच्छा। आपने कहानियां सुनी होंगी कि मेरे पिताजी ने कंपनी में शेयर में 10,000 रुपए डाले थे, आज वो 5 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। बिल्कुल। कैसे हुए? वो तो भूल गए थे, ना वो ऑफिस गए उस कंपनी के, ना कभी उनको नौकरी पे जाना पड़ा, ना उनको बॉस की किट पिट सुननी पड़ी, पर वो ओनर बन गए। चाहे वो 10,000 मात्र शेयर्स के ओनर बड़े, रुपए के शेयर्स के ओनर बने उस समय, पर समय से वो कंपनी बढ़ी और उस ग्रोथ का पार्टिसिपेशन इनको भी मिला, तो इनके 10,000 रुपए जो भी बन गया बन गया। तो आप जब तक ओनर नहीं बनोगे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अर्नर बन के आप अपनी जिंदगी जीविका चला सकते हो। कुछ लोग जीविका कमजोर चलाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छी चला लेंगे, कुछ बहुत अच्छी चला लेंगे, बस इतना ही होगा। तो जिसकी जैसी नौकरी और जितनी तनख्वाह, अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की 10 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चला लेगा। तो बस, बट उससे अमीरियत नहीं आएगी, वेल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप कह रहे हैं कि आप या तो अपना बिजनेस आपका है उससे, या नहीं तो आप जो बड़े बिजनेस है बड़े जगहों पे उसमें पैसा, आप अगर आपका पैसा लगा हुआ है, हाँ, चाहे वे उसका जो भी हो, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। अब बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने के 2 तरीके हैं संजय भाई। पहला कि आप शेयर्स खरीदिए, और दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। आप म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा कहते हैं कि सबसे सेफ है। आप मुझे बताइए कि एक कॉमन आदमी जिसको कि शेयर के बारे में पता नहीं है और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास अंतिम में 5,000 रुपए है, कहता है भाई इस पैसे को कुछ कर दो ताकि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद मुझे इसमें से कुछ हासिल हो जाए। उसको कैसे करके कन्विंस करेंगे भाई इसके ये प्रोसन कौन से, इसके ये प्रोसन कौन से, इसलिए दिस इज बेटर देन दैट? देखिए सर, सारी चीजें तो हम डेटा और स्टोरी से ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम डेटा और स्टोरी देखें तो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा। 1995 में आया था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो वो 10 रुपए का होता है, एनएवी जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। अब म्यूचुअल फंड क्या है उसको थोड़ा छोटे से समझते हैं। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड एक किटी पार्टी है। ठीक है, किटी पार्टी है कि भाई एक व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर्स खरीद सके, तो उसने किटी पार्टी बना ली अपने दोस्तों की और बोला जी हम सब मिलकर 1200 रुपए इकट्ठे करके एक शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस का। इन्होंने 100 दिया, तो सबका आधिकारिक हक जो है जितना उन्होंने डाला था उस हिसाब से। अब ये 1200 रुपए का उन्होंने खरीदा, अब वो शेयर हो गया 1600 रुपए का। ठीक है, तो अब सबके जितना लगाया था उस हिसाब से उनको बट गया। पहले ये इनफॉर्मल तरीके से होता था, लोग मिलजुल के इकट्ठे कर लेते थे। रियल एस्टेट में ये बहुत होता था, 25 लाख की जमीन है, लोगों के पास पैसे नहीं, चल 5 दोस्त इकट्ठे हो गए, 5 लाख रुपए का, वो भी म्यूचुअल फंड है, बट वो छोटा म्यूचुअल फंड है। तो भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी यूएस 64 से। तो यूएस 64 जो था सबसे पहली स्कीम थी यूटीआई की, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। अब हुआ क्या, वो स्कीम का डब्बा गोल हो गया।
और जब वो डब्बा गोल हुआ ना तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, ठीक। तो हमारे यहाँ 2 बड़े नुकसान हुए थे, जिस वजह से कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स का आज भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जब जिन्होंने निवेश किया था उस समय वो आज भी जीवित हैं। तो वो या तो अपना कॉन्फिडेंस उनका खत्म हुआ है, और जब वो अपने बच्चों से बात करते ना 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 ये रिस्की है, कल को स्कैम हो जाएगा। एक बार हर्षद मेहता और एक बार ये US 64, ये बहुत बड़े स्कैम्स हुए थे। बिल्कुल। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, हर्षद मेहता के टाइम पे जितने डीमैट अकाउंट्स थे डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो आज भी नहीं है। अच्छा, प्रोपोर्शन के हिसाब से। यस, आज भी नहीं है वो। इतने लोगों का मनोबल टूट गया था। 100 दिन मार्केट्स बंद थी, शेयर्स 80-80, 90% नीचे गिर गए थे, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो वो ना डर, इट्स लाइक किसी ने किसी के, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर किसी के बच्चा कोई वो 9/11 की फ्लाइट में था, तो आज भी उसको वो डर रहता है कि यार मैं फ्लाइट पे चढ़ूंगा तो ये फ्लाइट गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो आई थिंक ये एक जो है प्रॉब्लम लोगों की उस टाइम हुई थी। तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड आपका क्या करता है, सब लोगों के पैसे इकट्ठे करता है और एक फंड मैनेजर को बैठा देता है, और वो फंड मैनेजर बेसिकली सिलेक्ट करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सेस के हिसाब से, कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए। अब जो फंड मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं, उसके पास नॉलेज है, उसको ये काम करना आता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो मार्केट में बैठा है, और उसके पास समय है क्योंकि उसका रोज का काम है। अब आप एक शेयर खरीदते हैं रिलायंस का, तो आप मुकेश अंबानी जी से बात नहीं कर सकते, और एक म्यूचुअल फंड है वो 2000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, 5000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, तो वो मैनेजमेंट से बात कर सकता है, वो मैनेजमेंट के फ्यूचर के गोल्स के बारे में समझ सकता है, तब वो डिसीजन लेगा कि मैं भाई इस कंपनी में निवेश करूं कि नहीं निवेश करूं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो इसलिए बेहतर तरीका बन जाता है एक आम छोटे नागरिक को निवेश करने का। जैसे मैं भी अपने आप को एक आम छोटा नागरिक मांगता हूं, जबकि मेरे पास CFA की डिग्री है जिससे मैं आराम से स्टॉक्स खरीद सकता हूं, मतलब मुझे आता है, फिर भी मैं ये नहीं काम करता क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। तो जब तक ये आपका काम नहीं है तब तक ये करना नहीं चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। मतलब यह है कि बिजनेस में अगर जो जिस तरह के मैं कह रहा हूं कि किसी दूसरे व्यापार, जो इंडस्ट्री या जो भी जिसका सक्सेसफुल वेंचर है, उसमें पैसा आप अपने से ऐसे मत लगाओ जी, आप एक्सपर्ट की सलाह लो। बिल्कुल। और उस एक्सपर्ट की सलाह लो जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट हो। ना मेरी बात सुनो ना संजय की बात सुनो, बिल्कुल मेरी भी मत सुनो, जिसका एक्सपर्टीज है उसको उसकी सुनो। मगर सलाह सुनो, मगर पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे 500 रुपया इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपया करना है, 2000 करो, तो ये हैबिट कि इन्वेस्ट करना है शुरू करोगे, एक लंबे टाइम तक करोगे, तभी जाके उसका ज्यादा फायदा है। ये कितनी उम्र में आपको लगता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल, क्योंकि ये सीधे लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भाई आज मैं जो हूं 50 साल का हूं, आज मान लो मैं 45 साल का हूं और मेरा बेटा 20 साल का है, ठीक है, मुझे आप सलाह दीजिए कि मैं 45 से 65, 20 साल का मेरे पास टाइम है, और मैं चाहता हूं कि जब मैं 65 साल का हो जाऊं तो मेरे पास हाथ में हर महीने 3 से 4 लाख रुपए मेरे पास आ जाए। मुझे कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरा बेटा जो कि अभी 20 साल का है, वो जिस दिन 60 का होगा, उसके पास 40 ईयर का स्पैन है, तो उसको कितने पैसे से आप कहोगे कि शुरू करने के लिए, ताकि उस हिसाब के इन्फ्लेशन को वो मीट कर पाए, कितना कहां से शुरू की जाए। देखिए, आपने पूछा कि अगर मेरे को 20 साल बाद महीने के 3 लाख रुपए चाहिए जी, तो यानी साल के 36 लाख रुपए चाहिए। साल के 36, ठीक है, तो 36 लाख को हम जनरली कहते हैं द रूल ऑफ 5%। ठीक है, कि 5 जो भी आपका कॉर्पस होगा, 36 लाख उसका 5% होना चाहिए। 36 लाख उसका 5% तो यानी 7.25 करोड़ के आसपास, 7.2 करोड़ का आपका कॉर्पस होना चाहिए उस टाइम पे, 20 साल बाद। 20 साल बाद। तो इसमें अगर आप 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 72,000 रुपए महीना डालेंगे, तो आप 20 साल बाद 7.25 करोड़ के मालिक होंगे। मतलब आज के डेट के हिसाब से हो गया 72, अगर आप कह रहे हो, तो 12 का मतलब हो गया मोटे तौर पे लगभग 8.5 लाख, 8.5-9 लाख रुपए अगर आप 8.5 लाख 9 लाख रुपया अगर आज के डेट में मैं डालता हूं हर साल, तो 20 साल बाद मेरे को 3 लाख रुपया महीना आएगा। यस। और कॉर्पस का क्या होगा? कॉर्पस बढ़ता रहेगा उसके बाद भी। तो देखिए, आप समझिए, आप मैथ्स है ना, बहुत इजी है, फाइनेंस बहुत इजी है। जो कॉर्पस है उसमें से आपने कुछ विड्रॉ किया है, अब कॉर्पस बढ़ेगा कैसे कि उसका कंपाउंडिंग रेट उसके विड्रॉल रेट से कम हो। अगर आप एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में छोटा छेद है और उसमें पानी तेजी से भर रहा है, तो वो कभी खाली नहीं होगी, धीरे धीरे निकलेगा पानी नीचे, पर खाली कभी नहीं होगी, उल्टा भरती रहेगी। पर अगर आपका छेद बड़ा है और पानी कम स्पीड से आ रहा है, तो वो बाल्टी जल्दी खाली होगी। सिंपल इसी तरह आपका कॉर्पस है, आपका कॉर्पस भी एक बाल्टी है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा बड़ा छेद कर दिया, आपने बोला यार संजय जी मेरे पास तो 7.25 करोड़ रुपए हैं, एक काम करता हूं मैं महीने का 15 लाख निकालता हूं, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। पर आप बोलो नहीं जी मैं तो 3 लाख निकालूंगा, उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, 3 लाख अगले साल 3,20,000 कर लूंगा, उसके अगले साल 3,50,000 कर लूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यहाँ और मेरी बाल्टी जो है वो 10 से 12% साल का दे रही है, तो मैं 10% में से 5% विड्रॉ कर रहा हूं, तो जो बचा हुआ 5% है वो पानी बढ़ गया फिर से, अब बढ़े हुए पे बढ़ता रहेगा, बढ़े हुए बढ़ता रहेगा। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको जरा और आसान से लोगों के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप समझिए 12% हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपने 20,000 रुपए महीना डाला 20 साल के लिए, 12% के हिसाब से कंपाउंड किया, ठीक है, मोटा मोटी आपका कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक। अब आपने ये तय किया, ये अब आगे भी समझिए 12% पे कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, आपने ये तय किया कि मैं इसमें से जो है अब 12% पे कंपाउंड हो रहा है, तो यानी महीने का 2 लाख रुपए का ब्याज जुड़ रहा है उस पर। हाँ। ठीक है, आपने बोला मैं 2 लाख विड्रॉ नहीं करता, मैं 1.5 लाख विड्रॉ करता, 50 बच गया, 50 बच गया, अब वो 50 वापस कंपाउंड होगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स, उसके 20 साल बाद आप जो है उसमें से 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, और कॉर्पस फिर भी 7 करोड़ रुपए का होगा।
2 करोड़ का शुरुआती कॉर्पस था, 3 करोड़ 60 लाख आप विड्रॉ कर चुके होंगे और 7 करोड़ का कॉर्पस बचेगा 20 साल बाद। ये पावर है कंपाउंडिंग का। और इसका एक्चुअल केस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मेरे एक अंकल है, वो रिटायर हुए 2014 के आसपास, हाँ 2014 में हुए। बड़े डिसिप्लिन गवर्नमेंट सर्वेंट थे। फिर उनका बेटा और मैं साथ में पढ़ाई करते थे, मैनेजमेंट साथ में करते थे। तो अंकल जैसे ये हुआ तो उन्होंने अपना जो उनके करोड़ 1 रुपए का कॉर्पस उनका था इतने सालों की मेहनत के बाद, वो कॉर्पस उठा के उन्होंने एक वैल्यू फंड में डाल दिया। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग रिकमेंडेशन समझ लेंगे। तो एक वैल्यू फंड में उन्होंने पैसा डाल दिया। उस दिन के बाद उन्होंने ये तय किया कि मैं इसमें से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा और हर साल इसको 7% बढ़ा दूंगा। आज 50 निकालूंगा, अगले साल 53,500 निकालूंगा, उसके अगले साल 7% बढ़ा दूंगा। ये करता रहूंगा और 28 तारीख की डेट सेट कर ली कि महीने का एंड में 28 तारीख को मेरे को पैसे आ जाएंगे। अब उनको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर 28 को उनके पैसे आने लग गए। 10 साल निकल गए, आज 2024 खत्म हो गई। पिछले 10 साल में वो करीबन 80 लाख रुपए उसमें से निकाल चुके हैं। आज वो महीने का 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 7% बढ़ रहा था। ठीक है। तो 50,000 से स्टार्ट किया, 80 लाख निकाल लिया, आज 1 लाख निकाल रहे हैं। और जो कॉर्पस बचा है अभी वो है 2.25 करोड़ का। अच्छा, वो पैसा उनका वो 1 करोड़ था, वो 2.25 करोड़ हो गया और उसमें से 80 लाख निकल चुका है। उसके बाद 2.25 करोड़ हुआ और आज 1 लाख रुपए महीना निकल रहा है। अब ये 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए महीना निकाल रहे होंगे और ये 2.25 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है 4.5 करोड़ का हो जाए। इसके जादू नहीं तो और क्या है सर? तो ये तो पावर ऑफ कंट्रोल, ये तो बहुत सही, आप एकदम सिंपल मैथ बता रहे हो। तो मैं प्रैक्टिकल आप देख लो। लेकिन इसमें क्या है ना कि पैसा आपने जिस रेट से सोचा कि पैसा बढ़ेगा, रिटर्न मेरा आएगा, उसके लिए पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड तो ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बाजार में इतने सारे हैं, अब आदमी किस में पैसा लगाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपने। देखिए लोग है ना रिटर्न्स को चेस करते हैं सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, मेरे को क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मुझे कई लोग, जब मैंने सोचा कि आपके साथ मुझे करना है, तो मुझे 2 लोगों ने सवाल ये किया कि यार ये बताओ, म्यूचुअल फंड के वो ब्रांड एम्बेसडर, वो SIP SWP की बात करते हैं, एक चीज जरूर पूछना कि आज मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसका रेटिंग देखी तो 5 थी, उसका देखा हमने रिटर्न बहुत अच्छा था, और मैं ये सोचता हूं कि यार इसमें पैसा लगा के चलो 10 साल तक देते। अब मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि हर 1 साल पे देखूं कि रेटिंग 5 ही है या 1 पे चली गई, 3 पे चली गई, 2 पे चली गई, तो क्या जो पहली बार में सेलेक्ट किया उसी को छोड़ दे 10 साल, या उसमें चेंज की जरूरत होती है? उसको कैसे मैनेज और प्लान करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहली बात हम ये समझते हैं कि देयर इज नो बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो क्यों नहीं है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। आप कोई भी ऐप पे जाते हैं तो उसमें बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है, रैंक 1 रैंक 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हिसाब से आता है। और मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक जू की तरह बना देते हैं। इस महीने चलो हम एक ये वाला नया म्यूचुअल फंड ऐड कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को 56 म्यूचुअल फंड भेजे। 56? अच्छा। उनकी SIP है 4.5 लाख रुपए महीने की। अच्छा। और वो खुद ही तंग आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है उनके जीवन में। तो बोले संजय जी आप पकड़ो, आप बताओ करना क्या है मेरे को इसके साथ। तो हमने बोला ठीक है, हमारी टीम रिसर्च करेगी। देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, हाईएस्ट होता है, ये 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 नहीं होगा। तो आप जिसको आज देख रहे हैं नंबर 1, वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 रहे ना रहे, उसका 75% चांस है कि वो नहीं रहेगा। तो यानी कि ये तो फाइट आप जीत ही नहीं सकते ना, बिल्कुल विन नहीं लगातार। आपने समझो कोई स्टॉक देखा जिसके पिछले जो भी 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो ये गारंटी है क्या कि यहां से ऊपर और जाएगा? ये तो आप एक बेट लेते हो। बिल्कुल। तो आप बेट कैसे लोगे? हम बेस्ट की जगह राइट म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे। तो राइट म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से रिस्क रिटर्न समझना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है और उसके रिस्क और उसके रिटर्न है, और हर म्यूचुअल फंड का कोई और पर्पस होता है, गोल होता है। अब आपको अपने जीवन के गोल सेट करने हैं। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा सर कि मैं 20 साल बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? मैंने 12% पकड़ा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो 1995 में आया था, ठीक है, 10 रुपए का NAV था। आज 30 साल हो गए, उसका NAV 2000 रुपए है। 2000 में कितना हुआ सर? गुना 200 गुना। 200 गुना हो गया 30 साल में। 200 गुना हो गया। यानी आपने 1 लाख डाला होता तो आज 2 करोड़ रुपया होता, बिना कुछ किया। आपने क्या लगाया इसमें? आपने तो बड़ी कोई बुद्धि लगाई। वो कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उनकी कंपाउंडिंग रेट 17-18% है, मैंने 12% पकड़ी थी। यानी अगर आज आप बोलते हैं मेरे को कि संजय भाई मैं 1 करोड़ रुपए लगा सकता हूं, तो 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद कितना होता? 200 करोड़ रुपए। अब ये किसी को बात बोलो, किसी को मानेगा ही नहीं, कोई नहीं मानेगा कि सर एक वाली चीज 200 करोड़ हो सकती है 30 साल बाद। क्योंकि सर 8 + 8 + 8 कितना होता है? आपको 24 हो गया। 24 हो गया। 8 × 8 × 8 कितना होता है? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा। 8 × 8 64 हो गया, उसको फिर 6 से करो, 8 से गुना करो। तो आप अभी भी क्लियर आंसर मेरे को नहीं दे पाए, क्योंकि माइंड मल्टीप्लिकेशन सोच ही नहीं पाता, सिर्फ एडिशन सोचता है, सिर्फ एडिशन सोचता है। तो आपको लग ही नहीं सकता कि मेरी वेल्थ इतनी कंपाउंड हो सकती है। और यही प्रॉब्लम सब लोग के साथ है, इसलिए वो लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं। एम्फी कहता है सर कि 100 लोग अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, सिर्फ 11 लोग 5 साल के बाद रहते हैं। 100 में से सिर्फ 11 5 साल बाद। यस। अब वो कैसे जिंदगी में वेल्थ बनाएंगे बताओ सर? तो मतलब क्या, आए, पैसा बनाया, काटा और निकल लिए। हाँ, मतलब थोड़ी SIP डाली 5 साल में कुछ दिखा नहीं ज्यादा, तो बाय बाय बोल के चले गए। तो कैसे आप वेल्थ कैसे बनाओगे? हाउ वुड यू मेक वेल्थ? वेल्थ बनाने के लिए टाइम चाहिए, 20 इयर्स मिनिमम। 20 इयर्स मिनिमम। तो वापस आता हूं कि राइट म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड
हर गोल के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड है। आप अगर 20 साल निवेश करने को तैयार हो सर, तो राइट म्यूचुअल फंड कौन सा है? स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम, ये सारे फंड्स आपके लिए राइट हो जाएंगे। Okay. पर अगर आप मुझे बोलते संजय जी मैं सिर्फ 5 साल 6 साल इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसी लोग तो मैं इन सबको हटाता, मैं कहता लार्ज कैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100, Okay. उसके बाद मल्टी कैप, मैं यहाँ पे रुक जाता, और ज्यादा हाइब्रिड फंड्स मैं नहीं आपको अलाउ करता कि आप कोई भी रिस्की एसेट लो। ठीक है। आप बोलते हैं संजय जी 10 से 12 साल है, तब हम कहते हैं चलो 80 रुपए लार्ज कैप में, 20 रुपए मिड और स्मॉल कैप। ठीक है। आप बोलोगे 20 साल तो 40 रुपए लार्ज कैप में, 60 रुपए मिड और स्मॉल कैप। आप बोलोगे संजय सर 30 साल तो 10 रुपए लार्ज कैप में, 80-90 रुपए मिड कैप स्मॉल कैप में। जितना लंबी अवधि उतना रिस्क ज्यादा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, पहले अपनी अवधि तय कर लो कि टाइम फ्रेम क्या रखना है? हाँ, और टाइम फ्रेम सेट होता है गोल के साथ। गाड़ी चाहिए 3 साल बाद, घर चाहिए 7 साल बाद, शादी करनी है 10 साल बाद, बच्चे को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना 18 साल बाद, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए या फ्रीडम चाहिए 25 साल बाद। तो आपने आपके लाइफ के 5-6 तो बड़े गोल होते हैं, उससे बड़े तो गोल्स होते नहीं। तो हर गोल के लिए आप एक एसआईपी चालू कर दो, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड तय कर दो। अच्छा, जिस दिन वो गोल हिट हो जाए उस दिन उस म्यूचुअल फंड को बेच दो।